हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो लेक्चर है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, उनसे जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पर देखा था कि पार्ट थ्री जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट स्पेसिफिकली डील्स विद फंडामेंटल राइट्स के साथ वो डील करता है। और उस पार्ट के जो आर्टिकल 12 to 35 हैं वो फंडामेंटल राइट्स को लेके प्रोविजंस जो है उनको कवर करते हैं। अब हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं पार्ट टू लेक्चर का, जिसके अंदर हम आर्टिकल 22 से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो आर्टिकल 22 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कुछ इस तरह है: प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रोटेक्शन दी गई हैं, ऐसे जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो सिटीज़न है या नॉन सिटीज़न है, उनको लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जो पहला प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है वो है राइट टू नो द रीज़न ऑफ अरेस्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। यानी कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस केस में उस पर्सन के पास राइट है कि वो अपने अरेस्ट का जो कारण है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस या बाकी की जो एजेंसीज हैं उनसे पूछ सकता है। इसके अलावा एक लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो भी उसको डिफेंड करेगा, उसको लेके भी उसके ऊपर राइट्स हैं। वो किसी जो लॉयर है या अपना जो भी प्रैक्टिशनर है उसको वहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है और उसको डिफेंड करने के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 22 के अंदर वो कुछ इस तरह है: अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी कि 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर जो अरेस्टेड या जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, द पर्सन नीड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। कई बार हम लोग देखते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो पर्सनल हैं, वो यहाँ पर आर्बिट्री पावर का यूज़ करते हैं और कई कई दिन तक लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करते। बहुत दिन तक उनको थाने के अंदर ही बिठा के रखते हैं उनको परेशान करने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इलीगल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। आप आर्बिट्रीनेस यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो दो राइट्स हमने देखे हैं, जहाँ पर राइट टू नो द रीज़न ऑफ अरेस्ट और डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का जो राइट है, वो सिर्फ ऐसे लोग, ये जो राइट हैं ये सिर्फ फ्रेंडली जो फॉरेनर्स हैं या जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को यहाँ पर दिए गए हैं, जो एनिमी एलियंस हैं। यानी कि ऐसे नॉन सिटीजन्स जो एनिमी कंट्री से आते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर ये राइट्स नहीं दिए जाते हैं। और ऐसे लोगों को अगर अरेस्ट किया जाता है तो बाकी ये जो ऊपर के दो राइट्स हैं ये लोग एंजॉय नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी अगर लॉ के अंदर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है तो अरेस्ट दो तरह का होता है। एक अरेस्ट होता है कि जब आप कोई क्राइम करते हैं उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा, और दूसरा अरेस्ट होता है कि किसी क्राइम को बचाने के लिए, किसी क्राइम के अक्रेंस को बचाने के लिए आपको अरेस्ट किया जाए। तो उस केस में डिटेंशन का मतलब होता है कि कोई क्राइम ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोस्पेक्ट है कि कोई क्राइम के होने का, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर सकता है, तो कुछ इस केस में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। और अगर किसी लॉ के अंदर किसी को डिटेन किया गया है तो फिर उस केस में ये जो दो ऊपर के प्रोविजंस हैं, ये यहाँ पर दो ऊपर के जो राइट्स दिए गए हैं किसी व्यक्ति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये दोनों राइट्स उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को 3 मंथ से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। अगर 3 मंथ से ज़्यादा उसको डिटेंशन में रखा जाएगा तो एक एडवाइजरी बॉडी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी वाले व्यक्ति वहाँ पर होंगे। और अगर ये एडवाइजरी कमेटी प्रिस्क्राइब करती है तो उस केस में उसको रखा जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में, वरना डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। या फिर दूसरा केस जहाँ पर उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा, वो है इफ़ द लॉ इज द डिटेंशन लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर डिटेंशन लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है तो उस केस में भी किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रोविज़न, एक और राइट हमें देखने को मिलता है कि डिटेंशन का जो केस है, डिटेंशन का जो कारण है, उसका जो कॉज है, वो भी जो अग्रीव्ड पर्सन है या जो जिसको डिटेन किया गया है उसको बताना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्शन देता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा पहुँचता है या सोवरेनिटी को कोई खतरा है तो उस केस में डिस्क्लोज नहीं भी किया जा सकता है। डिटेंशन को लेके लॉज वगैरह जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट को ओवर आर्किंग पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो है डिटेंशन को लेके ओवर आर्किंग लॉ बना सकता है, और 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को डिटेन रखना है तो उस केस में या तो एडवाइजरी कमेटी रिकमेंड करे या फिर उसी लॉ के अंदर 3 महीने से ज़्यादा किसी को डिटेन किया जा सकता है जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हो। तो इस तरह से हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है कुछ इस तरह है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिक है उसको रोकने की बात की गई है, उसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है। जो इलीगल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है पैसों के लिए ट्रैफिक किया जाता है या बेच दिया जाता है, उसको रोकने की बात यहाँ पर की गई है। और जो फोर्स लेबर है जिसको पुराने समय में या आम भाषा में बेगार भी बोलते हैं, तो बेगार को भी यहाँ पर रोकने की बात की गई है। बेगार मतलब एक तरह का लेबर है जहाँ पर कोई पेमेंट नहीं मिलता है उस लेबर को करने वाले को, और फोर्सफुली किसी व्यक्ति से वो लेबर करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि स्टेट चाहे तो कंपलसरी सर्विस जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकता है फॉर द पब्लिक पर्पसेस। लेकिन ये कंपलसरी सर्विस इंट्रोड्यूस करते समय स्टेट जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो स्टेट चाहे तो स्टेट सर्विस यहाँ पर कंपलसरी कर सकता है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। तो ऐसे स्टेट चाहे तो किसी भी सर्विस को कंपलसरी कर सकता है जो लोगों को करना ही पड़ेगा, और लेकिन ऐसा करते समय स्टेट जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करेगा, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी वन ऑफ दैम। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को लेके यहाँ पर प्रोहिबिशन लगाता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो जितने भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, कोई माइन हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, उस केस में 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, उनको वो खतरनाक कामों में के बीच में वहाँ पर नहीं डाला जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का जो काम है वो ये राइट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है राइट्स की, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन के साथ डील करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कंसाइज यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो भी उसकी अंतरात्मा कहती है, जो भी उसकी मान्यताएं हैं वो उनको मान सकता है। प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन, वो जिस धर्म को मानते हैं उसको मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके रिचुअल्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं और उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फोर्स्ड जो कन्वर्जन है उसकी बात नहीं की गई है। तो कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, यहाँ पे अपने जो रिलीजन है उसको आगे बढ़ा सकता है, और कोई व्यक्ति अगर किसी रिलीजन को फॉलो ना भी करना चाहे तो वो ये भी कर सकता है। तो इस तरह के राइट हमें आर्टिकल 25 के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट टू रिलीजन के अंदर। लेकिन इसको लेके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे जैसे दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी कि स्टेट जो है वो यहाँ पर नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है किसी रिलीजियस फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम या किसी रिलीजन को परफॉर्म करते समय। मोरालिटी के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर यहाँ पर स्टेट रोक लगा सकता है। हेल्थ को लेके अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर भी स्टेट जो है उसको लेके रोक लगा सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट कैन रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, financial and political or other secular activities which may be associated with religious practice। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है तो उस केस में स्टेट जो है नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा सकता है। तो ये बात ध्यान रखने लायक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मंदिर है,
मंदिर के बाहर कोई प्रेमाइसेस है, मंदिर का प्रेमाइसेस है जहाँ पर पार्किंग वगैरह है, तो उसको लेके जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ लॉज वगैरह लेके आ सकता है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको पार्किंग वगैरह कैसी होगी, तो ये सारी चीज़ों को लेके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के लिए और रिफॉर्म के लिए जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस अभी तक कुछ लोगों के लिए बंद थे, कुछ मंदिरों में जो सो कॉल्ड लो क्लास के लोग हैं या जो लो कास्ट से लोग आते थे उनको नहीं घुसने दिया जाता था, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे मंदिरों को खोला जाएगा। ये प्रोविज़न भी हमें आर्टिकल 25 के अंदर एक्सेप्शन के रूप में देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल 25 हमें बताता है कि व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। द इंडिविजुअल इज़ कम्प्लीटली फ्री टू कंसाइज फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके इस प्रैक्टिस के ऊपर कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, मोरालिटी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, किसी की हेल्थ के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगाता है कि अगर कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल एक्टिविटी रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है तो भी स्टेट जो है उसको वहाँ पर जो है एडमिनिस्टर कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। और तीसरा कंडीशन लगाता है कि सोशल रिफॉर्म के लिए कुछ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कुछ मंदिर वगैरह जो पब्लिक कैरेक्टर के हैं उनके ऊपर, उनके अंदर कुछ लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी पहले, तो उनको सभी लोगों के लिए खोला जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के साथ डील करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से फ्री है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, वो जैसे चाहे अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जो है उसका ध्यान उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, आप रोड के ऊपर टेंट लगा के नहीं बैठेंगे। मोरालिटी वहाँ पर अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इमोरल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हेल्थ जो है वो किसी की जियोपाडास नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी के भी हेल्थ के अगेंस्ट कोई काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 27 जो है वो डील करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो अगर कोई व्यक्ति कोई टैक्स देना चाहता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, तो उस केस में वो पूरी तरह से फ्री है, वो टैक्स दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई नहीं देना चाहता है तो उसको भी फोर्स नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो हिडन इसका इंटरप्रिटेशन है वो ये भी है कि स्टेट जो है पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर रीजन को स्प्रेड करने में यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो उसको ले, क्योंकि स्टेट जो है वो लोगों का ही पैसा खर्चा करता है। और आर्टिकल 27 जो है वो बताता है कि पूरी तरह से एक व्यक्ति को फ्रीडम है, वो चाहे तो कोई टैक्स दे सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन के प्रमोशन के लिए और चाहे तो नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ हमें आर्टिकल 27 के अंदर देखने को मिलती है। आर्टिकल 28 जो है इट डील्स विद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं उनको लेके यहाँ पर कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो लोग हिंदू ट्रस्ट जिन स्कूल्स को चलाते हैं वहाँ कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उसी तरह से जो मुस्लिम ट्रस्ट चलाते हैं वहाँ पर कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो उनको लेके यहाँ पर कुछ राइट्स दिए गए हैं लोगों को। पहला है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो जो इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से स्टेट फंड के ऊपर चलाया जाता है, पूरी तरह से स्टेट फंडेड है, जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है। दूसरा है इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट बट एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट कैन प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगर किसी ट्रस्ट ने किसी इंस्टीट्यूशन को बनाया है, जैसे किसी चर्च ने किसी मिशनरी स्कूल को बनाया है, किसी कोई मदरसा अगर बनाया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर कर रही है, तो उस केस में वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि अगर कोई पर्सन किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अटेंड करता है तो उसके पास यहाँ पर उसकी मर्ज़ी है, अगर वॉलेंट्रली वो अटेंड करना चाहे किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को तो कर सकता है, और अगर नहीं करना चाहे तो वो मना भी कर सकता है। जो बच्चे माइनर हैं, 18 साल से कम हैं, इस केस में उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी मंजूरी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन
रिसीव कर रहा है एड स्टेट फंड से, या अगर कोई इंस्टीट्यूशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय दी स्टेट, तो उस केस में वॉलेंट्रली अगर कोई रिलीजन इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। पहला है कि अगर पूरी तरह से स्टेट फंड के थ्रू अगर कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, सो देयर विल बी नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह के रिलीजन इंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं होंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन किसी ट्रस्ट ने इस्टेब्लिश किया है तो वहाँ पर रिलीजन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। और अगर कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेड अगर कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेड जो है स्टेट इंस्टीट्यूशन है, या स्टेट की तरफ से उसको फंड मिलता है, तो उस केस में वॉलेंट्रली अगर कोई अटेंड करना चाहे तो कर सकता है रिलीजन इंस्ट्रक्शन को। जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं या जो इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ हैं वो उसको फोर्स नहीं कर सकती हैं उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को लेके, माइनॉरिटी राइट्स को लेके ये जो आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो जो भी लोग जिनका लैंग्वेज अलग है, जिनकी स्क्रिप्ट अलग है, जिनका कल्चर अलग है, उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर राइट देता है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि उनको फोर्स नहीं किया जाएगा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने के लिए या उनकी स्क्रिप्ट छोड़ने के लिए। दूसरा जो प्रोविजन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी स्कूल या सरकारी संस्था जो या ऐसी संस्था जो सरकारी अनुदान प्राप्त कर रही है, या जहाँ से उसको स्टेट की तरफ से कोई एड मिल रहा है, तो उस केस में वो जो इंस्टीट्यूशन है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन द एडमिशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम। तो ये कुछ राइट्स हमें माइनॉरिटी को लेके आर्टिकल 29 के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का जो सब्जेक्ट मैटर है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो आर्टिकल 30 के अंदर सिर्फ दो ही तरह की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लैंग्वेज बेस्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो जो रिलीजियस और एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो पहला राइट ये दिया गया है। दूसरा जो राइट है वो एक्विजिशन को लेके है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर कोई प्रमाइसेस या कोई प्रॉपर्टी को अगर उसका एक्विजिशन करती है स्टेट किसी भी कारण से, तो उस केस में उनको कंपनसेट किया जाएगा। ये जो प्रोविज़न है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐड किया गया था। जो तीसरा प्रोविज़न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ग्रांट इन एड देते टाइम जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं या जो स्टेट हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं करेंगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये माइनॉरिटी का है और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मेजॉरिटी का है। तो ग्रांटेड देते टाइम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट की तरफ से नहीं होगा, है ना। जो भी एलिजिबल है ग्रांट के लिए उसको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो स्टेटस है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आर्टिकल 30 जो है वो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके यहाँ पर राइट्स प्रोवाइड करता है टू माइनॉरिटीज़। कितनी तरह की माइनॉरिटीज़? दो तरह की माइनॉरिटीज़। कौन सी दो तरह की माइनॉरिटीज़? पहली माइनॉरिटी हो गई रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी माइनॉरिटी हो गई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यही दो तरह की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमारा ये जो आर्टिकल है वो रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A कोई राइट प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि राइट्स को लेके यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो आर्टिकल 31A जो है उसका सब्जेक्ट मैटर है सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी का द आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एक्विजिशन लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13। अगर कोई लॉ बनाया जाता है किसी स्टेट के एक्विजिशन को लेके
और जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था उसको अगर वायलेट भी करता है तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू यानी कि आर्टिकल 13 के जो प्रोविजंस हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन देता है कुछ लॉज को ये आर्टिकल, अगर वो लॉज जो हैं एक्विजिशन के साथ संबंध रखते हैं, एक्विजिशन के साथ जुड़े हुए हैं। एक और यहाँ पर चीज़ दी गई है कि ऐसे जो लॉज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा बिल पास करता है या ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करता है तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रेसिडेंट के असेंट के इस तरह का जो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमें आर्टिकल 31 बी देखने को मिलता है जिसका सब्जेक्ट मैटर है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर शेड्यूल 9 की बात की गई है कि शेड्यूल 9 जो है उसके अंदर जितने भी लॉज ऐड किए जाएंगे दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर किसी लॉ को शेड्यूल 9 के अंदर ऐड किया जाता है तो उस केस में उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। तो इस तरह का ये प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आई आर कोलू केस में 2007 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट बैन लगाया है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर उसको यहाँ पर हटा दिया गया है और एक डेडलाइन यहाँ पर फिक्स की गई है 24 अप्रैल 1973। इससे पहले वाले जो एक्ट हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है, लेकिन इसके बाद वाले जो एक्ट हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के अंदर लिया गया है। जो कोर्ट है वो स्क्रूटनी कर सकता है वहाँ पर कि कौन से एक्ट को रहना चाहिए, कौन से एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, है ना। तो केशव नंदा भारती केस का प्रोनाउंसमेंट इसी समय हुआ था और इसी समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको प्रेजेंट किया था 24 अप्रैल 1973 को, इसीलिए यहाँ पर इस डेट को डेडलाइन माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 31C। ये जो आर्टिकल है ये भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाता है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई लॉ किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 31B 31C ऑफ पार्ट 4, कोई लॉ बनाया जाता है और अगर वो लॉ इनकंसिस्टेंट भी होता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को लेके, तो इस केस में भी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो 39B और 39C के अंदर मेंशन्ड हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है और चाहे वो लॉ जो है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट भी करता है, तो इस केस में भी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक लॉज को प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि अगर ऐसा कोई लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है तो उस केस में उस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस सीरीज़ के अंदर। यही वो आर्टिकल है जो राइट्स प्रोवाइड करता है, जो रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। राइट्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस केस में वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसको अपील के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का जो मुद्दा है, उसका जो केस है, वो वहाँ पर लेके जा सकता है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग रिट्स जो हैं उनको इशू कर सकता है, पर्टिकुलरली रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मेंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यूओ वारंटो, रिट ऑफ सर्ट्योरी। तो इस तरह से 5 रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इन रिट्स को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं इनका। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तीसरा जो यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर वो कुछ इस तरह है, पार्लियामेंट कैन कन्फर द अबव 2 पावर्स टू एनी लोकल कोर्ट एज वेल एज विदाउट हैम्परिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट चाहे तो किसी लोकल कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे सकता है, लेकिन लोकल कोर्ट को पावर देने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इन पावर को एंजॉय नहीं करेगा। तो अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है पावर को जो है
लोअर लेवल पे लेके जाने का, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, या इस आर्टिकल के अंदर जो राइट्स हैं वो तभी सस्पेंड किए जा सकते हैं जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। तो राइट्स गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह के प्रोविजंस इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उन प्रोविजंस को मानते हुए ही इस आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है। किसी और तरह से किसी कोई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस तरह के आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल 33 की बात करेंगे तो ये पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को टू मॉडिफाई द राइट्स मेंशन्ड इन दिस पार्ट रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एटसेट्रा। तो फोर्सेस को लेके अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई एक्ट लेके आ सकता है और इन राइट्स को मॉडिफाई कर सकता है। फोर्सेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस हो गई, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस हो गई, है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई। तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं उनको लेके पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आ सकता है। उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल, तो फंडामेंटल राइट्स को लेके यहाँ मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके कर्टेल करने पड़ेंगे, वरना इंडिया की जो सोवर्निटी है, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको खतरा पहुंच सकता है। तो बहुत सारे जो लॉज हैं वो बनाए भी गए हैं, नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट, है ना, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस एक्ट, ऐसे कई तरह के एक्ट बनाए हैं पार्लियामेंट ने, जिसके थ्रू जो फोर्सेस के अंदर लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर कुछ कर्टेल किया गया है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी सिटीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर किसी रीजन में मार्शल फोर्स लग रहा है तो पार्लियामेंट चाहे तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इंडेमनीफाई कर सकता है उसके एक्ट के लिए। तो चाहे वो व्यक्ति किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करता है तो अभी वहाँ पर इंडेमनिफिकेशन का लॉ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ वहाँ पर लगा हुआ है, मिलिट्री जो लॉ है वो वहाँ पर काम कर रहा है। जैसे एक एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, आफ्सपा, है ना। तो आफ्सपा जो है वो एक तरह से इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है। ऐसे जगह जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जो है बिगड़ा हुआ है वहाँ पर आफ्सपा लगाया जाता है, वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। और मार्शल लॉ में जो नॉर्मल राइट्स हैं सिटीजन्स को लेके उनको वहाँ पर रेस्ट सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। और आर्म फोर्सेस को वहाँ पर स्पेशल पावर दिए जाते हैं कि अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, और किसी भी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई बाद में नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो आज लास्ट आर्टिकल है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, वो है लेगिस्लेशन, आर्टिकल 35, लेगिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं इस पार्ट के अंदर उनको लेके लेगिस्लेशन, लेगिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को दी गई हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो पाए पूरी कंट्री के अंदर। तो चाहे वो आर्टिकल 16 के अंदर लॉ बनाना हो रेजिडेंस को लेके, चाहे वो जो आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को लेके मॉडिफिकेशन को लेके लॉ बनाना हो, चाहे मार्शल लॉ को लेके कोई लॉ बनाना हो, इस तरह के लॉज जो हैं, चाहे अनटचेबिलिटी को लेके कोई लॉ बनाना हो, इस तरह के लॉज जो हैं सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह के लॉज नहीं बना सकता है, ताकि पूरी कंट्री के अंदर ऐसे लॉज को लेके यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो ये प्रोविजंस, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के, तो ढेरों सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स के। पहला सिग्निफिकेंस है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बेडरॉक टू डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दी कंट्री। तो एक तरह से ये फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, बेडरॉक प्रोवाइड करते हैं टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, दे एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ मैन। तो लोगों का रूल ना रहे, जो लॉ है उनका रूल रहे, ये इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो ऑटोक्रेटिक रूल है उसको यहाँ पर प्रोहिबिट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट होने से रोकते हैं। जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, एंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडल ऑफ लिबर्टी एनश्राइंड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिबर्टी का जो आइडल है, जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, सोशल लिबर्टी है, उसको एंश्योर
करने का यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं जो हमारे प्रियम्बल के अंदर एनश्राइंड है। सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं सोसाइटी के अंदर, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं लोगों के, है ना। तो एक तरह से सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है उनको यहाँ पर प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स की एक सिटीज़न की जो डिग्निटी है उसको यहाँ पर अश्योर करते हैं कि किसी की डिग्निटी जो है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। कंट्री की जो यूनिटी है उसको यहाँ पर अश्योर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कई बार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो नॉन यूनिवर्सल हैं, नॉट सैक्रोसेंट हैं, है ना, एब्सोल्यूट नेचर के नहीं हैं, दे आर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, इनको अमेंड किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग प्रोविजन अंडर आर्टिकल 368। तो वही चीज़ हमने जैसे डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके उनको अमेंड किया जा सकता है, तो इसकी वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको। नेक्स्ट है नॉट इलेबोरेट एंड सब्जेक्ट टू फर्दर इंटरप्रिटेशंस। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत इलेबोरेट नहीं है, बहुत वेग, कभी कभी हमें वेग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इनके अंदर देखने को मिलती है, जिसके कारण इंटरप्रिटेशन में कुछ कुछ डिफरेंस हो जाता है, जुडिशियल केसेस वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक राइट्स आर नॉट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इकोनॉमिक राइट्स को बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी गई है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ज़्यादातर जो फोकस है वो पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर ही किया गया है। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट को लेके देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अदर फैक्ट्स की जो जुड़े हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। जैसे हमने आर्टिकल 18 के अंदर देखा था दैट जितने भी टाइटल्स हैं दे शुड बी अबॉलिश्ड। वहाँ पर कहा गया है अबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स। तो कई केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल होते हैं नेशनल अवार्ड्स को लेके। जो भारत रत्न है, पद्मा अवार्ड्स जो हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह के जो अवार्ड्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करने की बात की जाती है कि इस तरह के अवार्ड्स को भी डिसकंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसको अश्योर कर देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट हैं। लेकिन यहाँ पर मना किया जाता है किसी को भी टाइटल को इस्तेमाल करने के लिए, कि ये जो नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं कोई भी उनको एज अ टाइटल इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति एज अ टाइटल उनको इस्तेमाल करता है तो उससे वो अवार्ड्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। इस तरह के जो नेशनल अवार्ड्स हैं देवर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। 1954 में उनको शुरू किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था। और लेकिन दो बार उनको डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड ट्वाइस। पहली बार 1977 से लेकर 1980 के बीच में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, और दूसरी बार 1993 से लेके 1997 के बीच में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो फैक्ट हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट को लेके, कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। ये एक तरह का लीगल राइट है जो इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर कवर होता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 को जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 21 के जो स्कोप है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कई तरह के आर्टिकल्स आर्टिकल 21 के अंदर ऐड किए गए हैं, जैसे राइट टू मूव आउटसाइड इंडिया मेनका गांधी केस में, राइट टू लाइवलीहुड, वीमेन राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, राइट टू प्राइवेसी केस पुट्टास्वामी केस के अंदर, राइट टू एंड लाइफ इन टर्मिनल इलनेस, है ना। तो जो पैसिव यूथनेसिया है उस केस में यहाँ पर राइट दिए गए हैं, राइट टू चूज स्पाउस, है ना। तो ये इस तरह के राइट्स जो हैं आर्टिकल 21 के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास आई आर कोलियो केस है। जैसा कि हमने बताया 2007 में आई आर कोलियो केस में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट देयर कुड नॉट बी अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडिंग इन 9 शेड्यूल। तो आर्टिकल 31 बी जो है वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है लॉज को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 का ये जो आई आर कोलो केस है इसमें इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने से मना कर दिया, और एक डेडलाइन यहाँ पर सेट की है 24 अप्रैल 1973 की, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस के अंदर कहा था कि जो सुप्रीम जो को कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया था। तो इसलिए ये जो डेट है 24 अप्रैल 1973 इसको यहाँ पर थ्रेशोल्ड माना है। और 24 अप्रैल 1973 के पहले वाले जितने भी लॉज हैं जो
शेड्यूल 9 के अंदर रखे गए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद के जितने भी लॉज हैं वो सबको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो उस केस में उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैकवर्ड कमीशन को लेके। तो पहला बैकवर्ड कमीशन जो है वो 1953 में बना था अंडर बाबा कलेलकर, और जो दूसरा बैकवर्ड कमीशन है वो बीपी मंडल उसके चेयरमैन हुआ करते थे, 1979 में वो बना था। तो मंडल कमीशन भी उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मंडल कमीशन जो रिकमेंड करता है ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को, और जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है 1991 में, तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको भी 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह का जो रिजर्वेशन प्रोविज़न है 10% वाला, जो 50% की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर रहा था। तो मंडल एक केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, मंडल केस उसको बोलते हैं 1992, जिसको इंदिरा साने केस भी कहा जाता है। ये जो नाम टर्म है वो आपको याद रखने हैं, इंदिरा साने केस, मंडल केस 1992। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता है कि रिजर्वेशन किसी भी तरह से 50% नहीं होना चाहिए। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन जनरल ट्रेंड में 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, और ईवी डाइसी ने जो एक ब्रिटिश जूरिस्ट हुआ करते थे पहली बार इसको propound किया था। रिट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है अलग अलग रिट्स को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रिट्स यहाँ पर इशू कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पहला रिट है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, है ना। तो ये जो हैबेस कॉर्पस का एक्ट है ये यहाँ पर अथॉरिटी को ऑर्डर करता, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशल बॉडी है वो हैबेस कॉर्पस के अंदर किसी भी अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकती है किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अभी हमने बताया कि आर्टिकल 22 के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में उनको प्रोटेक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई उसको उनको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस के लोग उनको कई दिन तक अरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस केस में जो अग्रीव्ड पर्सन के फैमिली मेम्बर्स हैं वो हैबेस कॉर्पस का जो रिट है वो फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ कोर्ट जो है उनको ऑर्डर देगा उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। और इस केस में जो कंसर्न पर्सन है जिसने इलीगली डिटेन किया है किसी भी व्यक्ति को, इस केस में उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई होगी, वो जेल भी जा सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है किसी भी अथॉरिटी को बोल सकता है किसी की बॉडी प्रेजेंट करने के लिए या उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है मेंडामस। नेक्स्ट रिट है मेंडामस का, जिसका मतलब होता है वी कमांड। तो यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटी है वो किसी भी गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको वहाँ पर ऑर्डर कर सकती है, किसी भी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर तरह का जो डिक्टेट है, जो ऑर्डर है उसको मानने के लिए। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि इस तरह का जो रिट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल को ऑर्डर नहीं कर सकता है इस रिट के अंदर। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को लेके कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है जुडिशरी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उसको लेके ये रिट पास नहीं हो सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट भी ये जो रिट है, ये जो कमांड है वो पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट रिट है हमारे पास प्रोहिबिशन का, और ये जो रिट है सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही पास हो सकता है फॉरबिट। अगर हायर जुडिशियल बॉडी ये देखती है कि लोअर जुडिशरी जो है अपनी जुरिडिक्शन ब्रीच कर रही है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा रही है, तो उस केस में जो एपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो प्रोहिबिशन का जो रेट है उसको इशू कर सकते हैं, और जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी को वहीं पर रोक रोक दिया जाएगा कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ट्योरी टू बी इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर जो हायर कोर्ट है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है किसी भी केस को लेके उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि जिस इस केस के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं वो आप हमें बताइए कि आपने इसके ऊपर क्या क्या काम किया है, किस तरह से एविडेंसेस वगैरह आपने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं या कैसे उनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जो लास्ट हमारे पास रेट है वो है क्वियो वारंटो का रेट। इसका मतलब होता है बाय वॉट कमांड। तो यहाँ पर
ये जो रिट है ये किसी भी जुडिशियल ऑफिस ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, लेकिन मिनिस्ट्रियल पोस्ट और प्राइवेट ऑफिसेस के लिए इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जो है बिना किसी अथॉरिटी के किसी पोस्ट को कब्जा कर लेता है तो उस केस में उसके अगेंस्ट ये रिट इशू किया जा सकता है कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस पोस्ट के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो कोर्ट फिर वहाँ ऑर्डर करेगा कि आप किसकी अथॉरिटी से इस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। हैबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, मैंडामस, वी कमांड, यानी कि जो हायर जुडिशरी है लोअर जुडिशरी को कोई भी ऑर्डर दे सकती है। प्रोहिबिशन, यहाँ पर जो हायर जुडिशरी है वो लोअर जुडिशरी को अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस करने से रोक सकती है। सर्ट्योररी, यहाँ पर हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को अपने आप को इन्फॉर्म करने की बोल सकती है कि इस केस के बारे में आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। क्यू वारंटो, तो यहाँ जो हायर जुडिशरी है वो जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं उनको पूछ सकती है कि आप किसके कमांड से ये जो पोस्ट है आपने यहाँ पर काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसके बारे में इंक्वायरी की जा सकती है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस पोस्ट में काम करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू डिस्कशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट सैक्रोसेंट एंड एब्सोल्यूट कमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप इजीली इस कंटेंट को पढ़ के इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। 150 वर्ड्स में इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर बताना है कि फंडामेंटल राइट के नेचर को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट एंड एब्सोल्यूट, कमेंट करना है आपको, यहाँ एविडेंसेस वगैरह देने हैं क्यों फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है और क्यों वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट रिट्स, दोज कुड बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 32 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो आर्टिकल 32 जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, पहले पार्ट में ये आपको बताना है और दूसरे पार्ट में आपको बताना है अबाउट डिफरेंट रिट्स जो इस पार्ट के अंदर इशू की जा सकती हैं क्लॉज 2 का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर एड्रेस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको बहुत मदद मिली होगी इस डिस्कशन से। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।